एक तो रंगे हाथ पकड़े गई है कांग्रेस और दिग्विजय सिंह किस प्रकार से झूठा प्रचार फैलाकर फेक ट्वीट के माध्यम से वो मध्य प्रदेश में दंगे भड़काना चाहते थे, सांप्रदायिक आग लगाना चाहते थे। और ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। इससे पहले त्रिपुरा के मामले में, सीए के मामले में बार बार झूठ फैलाना और दंगे भड़काना ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। और आज जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं और उनको जवाब देना पड़ रहा है तो वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो भी 3 वर्ष पुराने। मुझे लगता है कि सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए कि कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ क्यों होता है। जब कार्रवाई दंगाइयों पर की जाती है मध्य प्रदेश खरगोन में तो उनके बचाव में कांग्रेस पार्टी आती है, परंतु करौली में आज इतने दिन हो गए हिंसा को, परंतु जो मुख्य आरोपी है मतलूब अहमद वो आज भी फरार है। और दिन प्रतिदिन वहाँ के खुलासे होते जा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक ही नहीं बल्कि मिलीभगत के साथ अपराधियों को बचाने में शामिल रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री उस पर जवाबदेही नहीं देते और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, वो भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं और जवाबदेही नहीं देते। ये छठी बार ऐसा हो रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट को ममता बनर्जी की पुलिस पर कोई विश्वास या भरोसा नहीं रहा। इससे पहले पोस्ट पोल वायलेंस का मामला हो, जहां पर उन्होंने केस ट्रांसफ़र करते वक्त कहा था कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। इसके अलावा बीरभूम नरसंहार में भी उन्होंने जांच जो है वो बंगाल की पुलिस से हटाकर निष्पक्ष जांच सीबीआई को दी। ममता बनर्जी का निर्ममता भरा चेहरा भी सामने आया है, जिस प्रकार से उन्होंने छोटी बच्ची पर ही आरोप डालने का काम किया है और विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिम शेमिंग जो कहते हैं वो करने का प्रयास किया है। पूरे देश में बेटी बचाओ आंदोलन चलता है, परंतु बंगाल में अपराधी बचाओ आंदोलन चलता है और इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट को भी भरोसा नहीं है। अन्य 4 रेप के मामलों में भी कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल की सरकार को फटकार लगाई है। कुल मिलाकर अगर आप देखें, आज बंगाल में माँ माटी मानुष नहीं बल्कि मिसोजिनी, मर्डर और मेहम हावी है। और ममता बनर्जी को ये बताना चाहिए कि बार बार इस प्रकार से निर्ममता भरा चेहरा, चाहे वो पार्क स्ट्रीट रेप हो, चाहे वो नाडिया का रेप हो, क्यों सामने निकल कर आता है। देखिए, ये अफसोस की बात है कि 1 महीने के भीतर ही सरदार भगवंत मान का सरदार मनमोहन सिंह बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। और खुद जैसे यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी जी रिमोट कंट्रोल के द्वारा यूपीए की सरकार को चलाती थी, हालांकि चेहरा मनमोहन सिंह होते थे, डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी हुआ करती थी। ठीक उसी तरीके से चेहरा भगवंत मान ज़रूर है पंजाब का, परंतु डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर और सारी ताकत और पावर अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। ये आज सिद्ध हो गया है। किस अधिकार के तहत, कौन से संवैधानिक प्रावधान के तहत उन्होंने पंजाब सरकार के आईएएस अफसर और वरिष्ठ अधिकारियों को बिना मुख्यमंत्री, बिना किसी मंत्री के वहाँ पर रहने पर उनको बुलाया गया और उनसे ब्रीफिंग ली गई। क्या ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है? और क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं है? और सबसे बड़ी बात, अगर पंजाब की सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री चला रहे हैं तो क्या उन्हें अपने ही मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है? अपने इतने चुने हुए विधायकों पर भरोसा नहीं है? और पंजाब की जनता पर भरोसा नहीं है? क्या उनको लगता है कि पंजाब की जनता के पास क्षमता नहीं है? ये पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा अपमान किया गया है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो वादा इन्होंने किया था, पहला वादा पूरा करने का कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी पंजाब के लोगों को, वो बिजली फ्री तो नहीं मिली, परंतु हाँ, पावर अपने हाथ में लेने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कर दिया है और पंजाब की जनता को अपमानित किया है। गाइडेंस देने के लिए क्या भगवंत मान असक्षम है, या भगवंत मान की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, या वहाँ के पावर मंत्री की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है? और क्या इस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री किसी और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर गाइडेंस दे सकता है क्योंकि वो एक पार्टी का मुखिया है, बिना उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी के? मुझे लगता है कि जो लोग फेडरलिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टेट के राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
आज उनको समझाना चाहिए कि क्या ये पंजाब की जनता का घोर अपमान नहीं है और ये सोनिया गांधी मॉडल ऑफ रिमोट कंट्रोल गवर्नेंस नहीं है।